मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम 5 मिनट क्विक रिवीजन करेंगे मूल अधिकारों की क्यों आवश्यकता। सबसे ये देखा कि व्यक्तियों से एक समाज का निर्माण हुआ, और जब समाज का निर्माण हुआ तो व्यक्तियों के अंतर्गत जो समाज था, समाज जो निर्मित हुआ, उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को बनाए रखना चाहता है। तो जब ऐसी स्थिति में जब समाज का व्यक्ति चूंकि समाज में रहता है, उसकी सारी क्रिया समाज के अंतर्गत ही होती है और समाज में ही वो अंतःक्रिया करता है, तो समाज में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो संघर्ष में जो समाज में संघर्ष जो उत्पन्न हुए थे, उनको रोकने के लिए व्यक्तियों ने अपनी कुछ शक्तियां या अपने कुछ अधिकार जो उनको जो थे वो एक राज्य को दे दिए। मतलब एक तरीके से राज्य नामक एक संस्था का निर्माण किया जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो राज्य नामक जिस संस्था का निर्माण किया गया है, वो व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता और अधिकार है उसी का हनन करने लग जाए। तो इसी के लिए जो है एक तरीके से मूल अधिकारों की राज्य की शक्ति से कहीं राज्य जो है निरंकुश ना हो जाए, उसकी शक्ति से व्यक्तियों की अधिकार है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। तो अगर हम देखें तो ब्रिटेन का अगर हम संविधान देखें तो सबसे पहले वहां के लोगों द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। तो उनको मूल अधिकार, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वहां का जो राजा था वो एक तरीके से जो सर्वोपरि था, सर्वोच्च था, वो किसी के भी पक्ष में कोई भी निर्णय दे सकता था। तो राजा का जो शासन था और उसकी निरंकुशता से लोगों के जो अधिकार थे और उनकी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए लोगों द्वारा कुछ मूल अधिकारों की मांग की गई। तो सबसे पहले 1215 में जो ब्रिटेन के राजा जॉन द्वारा लोगों को व्यक्तिगत जो है उनको कुछ मूल अधिकार दिए गए, और जो अधिकारों की जो घोषणा की गई, जो अधिकार जो पत्र था, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। उसके बाद 1689 में 1689 में कुछ और मूल अधिकार दिए गए। आगे हम आते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो एक तरीके से हुई थी वो मूल अधिकारों को लेकर ही हुई थी, और फ्रांस की क्रांति का जो नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो स्थापना थी वो मूल अधिकारों के लिए ही था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अमेरिका में भी अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे, लेकिन बाद में 1791 में संविधान संशोधन के माध्यम से वह मौलिक अधिकारों को स्थापित किया गया। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का जो प्रेरणा ली गई है, मौलिक अधिकार जो ग्रहण किए गए हैं, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का एक तरीके से गुलाम था और ब्रिटेन का शासन था, लेकिन भारत में भी समय समय पर मौलिक अधिकारों की मांग जो है की जाती रही। अगर हम जो देखें सब औपचारिक रूप से हम देखें, चाहे वो जो है नेहरू प्रस्ताव हो 1928 का, या 1927 का मद्रास सम्मेलन हो, या 1930 का कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया, ये इस तरह एक मौलिक अधिकार हो जाता है। तो जब भारत में जब स्वतंत्रता की कार्रवाई चल रही होती है, भारतीय संविधान का निर्माण जब किया जा रहा होता है, तो मौलिक अधिकारों के संबंध में और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में एक समिति का निर्माण किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और उसी समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। तो मौलिक अधिकार जो थे, भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे, और बाद में एक मैंने बताया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत सम्मिलित था, उसको समाप्त कर जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300 ए या 300 का के तहत उसको रख दिया गया, और भाग 12 संविधान के भाग 12 में उसको सम्मिलित कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे जो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो हम लोगों ने पहले ये देखा था कि जो एक परिभाषा के तौर पर हमने समझा था कि आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि अनुच्छेद जो मूल अधिकारों के संबंध में किसको राज्य कहेंगे। तो हमने ये समझा था कि राज्य के अंतर्गत हमारी संसद और हमारी जो सरकार है, केंद्र स्तर पर संसद जो है और जो केंद्र सरकार, राज्यों के स्तर पर राज्य की सरकार, और राज्य की विधान जो वहाँ की विधान मंडल है या विधानसभा हम कहें, और राज्यों के अन्य प्राधिकारी जो है स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत हमने समझा था कि जो है अगर नगर क्षेत्र है तो नगर पालिका, नगर निगम होंगे, अगर ग्रामीण स्तर पर तो ग्राम पंचायत होगा। अन्य प्राधिकारी में हमने समझा था जो संविधान या अन्य प्राधिकार के अंतर्गत या अन्य कानून के अंतर्गत जो निर्मित संस्थाएं होती हैं,
जो विधि का बल रखती हैं उनके अंतर्गत था, जिसमें हमने LIC को भी देखा था, ONGC, सेल, इस टाइप की कुछ और ये संस्थाएं जो जिनको अन्य प्राधिकारी के तौर पर अन्य प्राधिकारी माना गया है, वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा निर्धारित की गई हैं। फिर हमने आर्टिकल 13 देखा था। आर्टिकल 13 में दो चीजें थी। अनुच्छेद 13 एक ये कहता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व जो भी विधियां होंगी और संविधान के लागू होने पर जो भी विधियां लागू थी जो है वो शून्य होंगी। तो दूसरा आर्टिकल ये कहता था जो संविधान के लागू होने पर संविधान के लागू होने पर जो विधियां थी वो शून्य मानी जाएंगी। तो ये आर्टिकल जो 13 पहला ये कहता है कि संविधान के आरंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे उपबंधों से असंगत थी। तो संविधान के लागू होने के पूर्व तक जो भी भारत में विधियां थी जो और सारी विधियां जो है मूल अधिकारों से असंगत होंगी, जो भी विधियां मूल अधिकारों से असंगत होगी वो उस मात्रा तक शून्य होंगी। दूसरा आर्टिकल ये कहता था कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो है जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। तो अगर कोई ऐसी विधि राज्य बनाता है तो प्रत्येक विधि जो है वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। अब आर्टिकल 13 का आर्टिकल 3 क्या कहता है कि उसके अंतर्गत विधि को परिभाषित किया गया है। अभी एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सर विधि के अंतर्गत किस किस चीज को परिभाषित किया गया है। तो विधि के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना आदि को जो है उसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, विधि के अंतर्गत जो है विधि का राज्य के में विधि का कोई बल रखने वाला अध्यादेश या कोई आदेश या उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना, कोई रूढ़ी या प्रथा को जो है विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। लेकिन इसी चीज को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया, क्या संविधान संशोधन अधिनियम 368 संविधान संशोधन अधिनियम 368 को जो है जो एक तरीके से विधि माना जाएगा। तो एक तरीके से ये जो है संविधान संशोधन जो है किस अर्थों में विधि है या क्या नहीं है, इसको लेके एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सबसे पहला ये विवाद जो आया था वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में आया। इसमें ये जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रश्न आया कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 3 के अर्थों में विधि है या नहीं है। तो लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इसके अंतर्गत जो आता है उस जो सरकार की तरीके से विधानमंडल की साधारण विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई विधि आती है, ना कि संविधान संशोधन विधि आती है। फिर एक दोबारा ये प्रकरण जो है यही कि क्या जो संविधान जो संशोधन जो है क्या वो विधि है या नहीं है। दोबारा प्रश्न आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के केस में, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही मत का सृजन किया गया, अनुसरण किया गया। लेकिन बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब के राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो दो निर्णय पूर्व में दिए थे, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के राज्य में, तो उसमें अपने निर्णय को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान जो संशोधन जो है आर्टिकल 368 है वो अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत विधि मानी जाएगी, विधि माना जाएगा। और जो संसद है उसको संविधान में या ये कहें कि मौलिक अधिकार जो है मौलिक भाग 3 है उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। दोबारा सुनिए इस चीज को, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दो निर्णय दिए थे उसमें जो संविधान संशोधन को उन्होंने एक तरीके से सामान्य विधायी प्रक्रिया माना, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं माना। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो संविधान संशोधन विधि है वो विधि जो भाग 13 के भाग 3 में जो उल्लेखित है उसके अंतर्गत आता है, और जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन अब सरकार को ये बात एक तरीके से नाबार गुजरी संसद को, तो संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया, और संविधान संशोधन जो एक तरीके से जो प्रक्रिया है 368 के अंतर्गत उसको जो आर्टिकल 13(3) में वर्णन किया गया विधि से उसको बाहर कर दिया गया।
लेकिन ये जो प्रकरण जो है एक तरीके से दोबारा प्रकरण खड़ा हो गया अगर देखा जाए तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रकरण में। अगर हम देखें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो प्रकरण है वो 1973 में केस आया था। और ये विवाद एक्चुअली खड़ा क्यों हुआ था, पहले तो हम ये समझते हैं केशवानंद जो थे वो केरल के इडनीर केरल में एक जगह है, इडनीर केरल में एक जगह है और वहां पर एक मठ स्थापित किया गया था, इडनीर मठ। तो उसके मठाधीश थे केशवानंद भारती जो है, केरल में इडनीर मठ के मठाधीश थे। तो लेकिन केरल की जो सरकार थी, केरल राज्य की जो सरकार थी, उसके द्वारा कुछ भूमि सुधार कानून बनाए गए, भूमि सुधार कानून को कुछ लागू किया गया और सरकार के द्वारा जो भूमि सुधार कानून जो लागू किए गए थे उसके माध्यम से जो इडनीर मठ था और उस पर जो एक तरीके से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारा जो संविधान का आर्टिकल जो 26 है, मूल अधिकारों का आर्टिकल 26 है, वो जो है कि धार्मिक संस्थाएं उनके प्रबंधन देता है। आर्टिकल 26 हमारा जो है धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनके प्रबंधन का अधिकार देता है। तो जैसे हाँ सर धीरे धीरे बोलिए, बहुत तेज बोल रहे हैं सर, थोड़ा धीरे धीरे अच्छा बोलिए। तेज बोल रहा हूँ, चलिए ठीक है समझ गया। ये मठ क्या चीज है? मठ तो एक तरीके से आपने मठ के नाम नहीं सुने, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ सुने तो थे सर, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ज्योतिर्लिंग मठ है और आपका द्वारका मठ है, इस टाइप से जो 4 मठ शंकराचार्य द्वारा मठ स्थापित किए गए थे हिंदू धर्म के एक तरीके से पुनरुद्धार के लिए, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में मठ हैं। यस, ठीक है ना। तो मठ और एक तरीके से इनके जो मठाधीश होते हैं आप देखेंगे वो शंकराचार्य की पदवी धारण करते हैं। तो एक तरीके से आप हिंदू धर्म एक तरीके से हिंदू धर्म को एक तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो मतलब हम सर ये दोबारा होते हाँ थे, जी, कुछ सन्यासी टाइप होते थे क्या? नहीं सन्यासी नहीं, मठ का एक तरीके से आप समझ लीजिए भारत में 4 मठ स्थापित किए गए, तो उनका जो प्रमुख होता है वो मठाधीश कहलाता है। जैसे हाँ। शंकराचार्य की पदवी धारण करते हैं। अब हम सर आप दोबारा पीडीएफ सेंड करोगे क्या? जी, आप जो पढ़ा रहे हो उसकी पीडीएफ सेंड करोगे आप? नहीं पीडीएफ तो मैं कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने दे दी थी इसकी पीडीएफ तो मैंने। फिर आप जो बताते हो पीडीएफ से बहुत एक्स्ट्रा बताते हो सर, आप इतना फास्ट बोलते हो फिर शायद मतलब लिख नहीं अच्छा मैं पाते हम। धीरे, हाँ मुझे भी मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, ठीक है ना। आप नोट करते रहिए, बार बार मैं रिपीट भी करूंगा, जरूरत होगी तो आप नोट कर लीजिए उस चीज को, ठीक है। ठीक है सर ना। पीडीएफ की हेल्प से, पीडीएफ की स्लाइड शो करके आप पढ़ाइए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। नहीं एक्चुअली क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे में, आज उसको मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, वो एक्चुअली हो नहीं पा रहा मेरे से। और वो मैं पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है, मैं दोबारा और रिपीट करता धीरे धीरे बोलूंगा, मुझे लगता है आपको दिक्कत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। दोबारा से आप सुनिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ दोबारा हम सुनते हैं। तो आर्टिकल जो 13(3) है उसके बारे में दोबारा से आपको बता देता हूँ। 13(3) के अंतर्गत ये जो है एक तरीके से ये उल्लेख किया गया है कि विधि के अंतर्गत विधि को परिभाषित किया गया है कि विधि क्या है। तो विधि के अंतर्गत एक तरीके से अध्यादेश, आदेश, उपविधि, कोई नियम होगा या विनियम मतलब रेगुलेशन, या कोई अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या कोई रूढ़ी या प्रथा को शामिल किया गया। लेकिन सबका जो प्रश्न ये उठा कि विधि के अंतर्गत क्या जो हमारा संविधान संशोधन आर्टिकल जो 368 है, 368 है संविधान संशोधन जो है जो हमारे तरीके से संशोधन करने की आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या उसको विधि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये प्रश्न जो है जो एक तरीके से जो संविधान के लागू होने के बाद उत्पन्न हुआ एक तरीके से। और साथ ही ये उत्पन्न हुआ कि क्या मूल अधिकारों में जो है संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और दूसरा किन अर्थों में विधि जो है समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा। तो सबसे पहला एक तरीके से ये जो विवाद जो सबसे पहले खड़ा हुआ था वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में खड़ा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल 32 के तहत बताया संविधान जो है कि मूल अधिकारों का अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों को उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत वह उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में जा सकता है उपचारों के लिए।
तो व्यक्ति जो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो है आर्टिकल 368 के जो है आर्टिकल 300 जो सॉरी आर्टिकल 13(3) के तहत जो विधि का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान संशोधन की विधि नहीं है, वो संविधान संशोधन की विधि नहीं है, नहीं अब तो एक साधारण विधि है। मतलब जो हमारी संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। फिर बाद में यही केस जो है दोबारा एक तरीके से सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के केस में भी आया। उसमें भी सरकार ने ये कहा कि जो संविधान जो मूल अधिकारों में जो संशोधन करने की शक्ति है वो एक तरीके से उसकी जो है साधारण विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है और सरकार मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन बाद में एक केस और आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसने जो पुराने जो आदेश जो दिए गए थे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और जो है और एक तरीके से सज्जन सिंह बनाम जो है राजस्थान राज्य में ये कहा था कि जो संविधान संशोधन जो है उस विधि के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 है वो जो विधि शब्द का जो उल्लेख अन्य जो शब्द का जो उल्लेख किया गया है, चाहे वो एक तरीके से नियम हो, विनियम हो, अध्यादेश हो, उसके अंतर्गत सम्मिलित होता है और संसद जो है हमारे मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक ना। तो ये बात जो है एक तरीके से सरकार को नवार गुजरी और उसने 24 में आवाजें आ रही हैं, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। पूनम आप प्लीज देखिए जरा ये दिव्या शुक्ला हुआ है, लेकिन ये अपना स्पीकर खोल लेती हैं सर, ये अनम्यूट हो जाती है स्वयं। नहीं, ये ध्यान रखिए आप जरा, इसको एक बार चेक करते रहिए आप। ठीक है, शुरू करते हैं दोबारा। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब के राज्य में सरकार ने ये कहा कि जो विधि का जो वर्णन किया गया है संविधान संशोधन विधि जो है उसके अंतर्गत एक सम्मिलित है और सरकार जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन ये बात जो सरकार को नवार गुजरी और उसके द्वारा एक 24वां संविधान संशोधन 1971 किया गया और उसके द्वारा जो संविधान संशोधन जो विधि है आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसको संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 13 से उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन ये बात जो एक तरीके से बना रहा कि क्या जो संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं है, या संसद मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो केशवानंद तो बाद में एक दोबारा आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो पहले केशवानंद भारती को समझेंगे। केशवानंद जो भारती थे वो केरल राज्य के इडनीर एक मठ है उसके मठाधीश थे। तो केरल की जो सरकार थी उसके द्वारा कुछ भूमि सुधार के संबंध में कुछ कानून बनाए गए थे और सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया भूमि सुधार के संबंध में उसके माध्यम से जो मठ था और उस पर सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 26 है वो जो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। तो उस क्योंकि धार्मिक जो संस्था है उनके प्रबंधन का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है, तो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो थे जो केशवानंद भारती द्वारा उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपील दायर की गई उनके द्वारा। तो सरकार द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये उल्लेख किया गया कि जो संविधान संशोधन जो अधिनियम है, संविधान संशोधन जो है जो 368 जो आर्टिकल आता है वो अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 13 के अर्थों में वो विधि नहीं समझा जाएगा और जो हमारी जो संसद है उसको मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। मतलब दो चीजें उन्होंने कही इसमें। पहली चीज तो ये कही कि जो संशोधन अधिनियम जो संशोधन है जो संवैधानिक जो संशोधन का अधिकार जो संसद को मिला हुआ है और जो विधि है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है और संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन सरकार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा साथ में ये भी कहा
कि जो संविधान जो, लेकिन संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो संविधान का जो मौलिक ढांचा है, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो हमारी संसद, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो एक तरीके से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मौलिक ढांचे का निर्धारण किया गया। और लेकिन सरकार द्वारा जो हमारी संसद जो है और उसको शक्ति दे देगी कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन तो वो कर सकती है, लेकिन मौलिक ढांचे को प्रभावित किए बिना वो संशोधन कर सकती है। दूसरी चीज इसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मौलिक ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया कि क्या मौलिक ढांचा क्या होगा, और लेकिन उसके द्वारा ये कहा गया कि ये हमारे सामने जो केसेस आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो निर्णय आएंगे, उनके आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या मौलिक ढांचा है या क्या मौलिक ढांचा नहीं है। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को मौलिक ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद सर्वोच्च है। तो क्योंकि भारत में जो जनता को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, या सरकार जो एक तरीके से सारी शक्तियों का स्रोत जो है भारत में कौन है, संविधान है। तो संविधान को सर्वोच्च माना। दूसरा, जो हमारे भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था है, कार्यपालिका की अलग शक्तियां, न्यायपालिका की अलग है, सर्वोच्च न्यायालय की अलग शक्तियां हैं। तो न्यायपालिकाओं की शक्तियों का पृथक्करण को भी एक तरीके से जो है संविधान का मौलिक ढांचा माना। भारत में गणराज्य की व्यवस्था जो है गण राज्य और एक लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार है, तो उसको भी संविधान का मौलिक ढांचा माना। साथ में ही संविधान की जो प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष है, जो पंथ निरपेक्ष को जो अपनाया गया है, और संविधान में जो संघीय चरित्र है, जो मैंने पहली क्लास में बताया था, संघीय चरित्र किस रूप में है, केंद्र की अपनी सरकार है, राज्यों की अपनी सरकार है, और भारत की संप्रभुता, एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और संसदीय प्रणाली को एक तरीके से मौलिक जो है मूलभूत ढांचे के रूप में जो है स्वीकार किया गया। बाद में अन्य चीजों को भी शामिल किया गया, जैसे कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को। तो कुछ ऐसी चीजें थी, बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धीरे धीरे एक तरीके से संविधान के मौलिक ढांचे के रूप में उसको स्वीकार किया गया। ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 14 से, जिसमें जो है समता के अधिकार की बात की गई है। समता का जो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो आप आर्टिकल 14 को समझने का प्रयास करिएगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है। तो पहले हम इसके इतिहास को देखेंगे। पहले इतिहास से आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये आर्टिकल जो है सम्मिलित किया गया है संविधान में, और क्यों किया गया, इसके क्या रीजन थे। सर आर्टिकल कौन सा है, नाम बताना आर्टिकल का। हाँ, आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। ओके सर। तो पहले आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि आर्टिकल 14 में दो चीजों का उल्लेख किया गया है। इसको आप इंग्लिश में समझने का प्रयास करिएगा, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो पहले हम इसमें दो चीजें कही गई हैं। राज्य, क्योंकि राज्य को परिभाषित कर चुके हम लोग आर्टिकल 12 में। तो ये कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अगर इस आर्टिकल के संबंध में हम देखें तो राज्य को हम लोग पहले परिभाषित कर चुके हैं कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, और व्यक्ति का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो व्यक्ति के अंतर्गत चाहे भारतीय नागरिक हो, विदेशी व्यक्ति हो, या विधिक व्यक्ति, यानी कि कोई कंपनी भी हो सकती है, उसको भी शामिल किया गया है। तो व्यक्तियों के अंतर्गत तीनों को शामिल किया गया है। मतलब आर्टिकल 14 जो है भारतीय नागरिकों को भी जो है अधिकार देता है, विदेशियों को भी अधिकार देता है। अगर कोई विधिक व्यक्ति है, जैसे कंपनी है, निगम है, उसको भी समान रूप से अधिकार देता है, उसके भी अधिकारों का समान रूप से संरक्षण करता है। तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये इंग्लिश में अगर आप देखें, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, या विधियों के समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोनों को इंग्लिश में आप समझिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधियों का समान संरक्षण, और विधियों का विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधियों का समान संरक्षण,
इक्वलिटी प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दो चीजें आप लोगों ने समझी, विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो सबसे पहले हम समझेंगे विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है, और इस ये जो है ये मतलब ये जो ये लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, वो हमने इंग्लैंड से लिया है, मतलब इंग्लैंड से उसको हमने बोरो किया है, क्योंकि इंग्लैंड में वहाँ इसका मतलब एक दूसरी तरीके से है, वहाँ कॉमन लॉ से है, कॉमन लॉ को अपनाया गया है, सामान्य नियम को अपनाया गया है, उससे इसका तात्पर्य है। तो अब इंग्लैंड के इतिहास में, इंग्लैंड के जो संवैधानिक इतिहास में इसको कैसे अपनाया गया, इंग्लैंड की जो संसदीय प्रक्रिया में ये शब्द कैसे आया, तो इसके समझने का प्रयास करेंगे, तो उससे इसका अर्थ आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहां पर राजा ही शासन करता था, और राजा जो है एक तरीके से जो कानून था उसका मनमाने तरीके से फायदा उठाता था। वो क्या करता था, किसी भी व्यक्ति को अपने मनमाने तरीके से वो जो है दंड दे सकता था, सजा दे सकता था, कुछ भी वो कर सकता था, अपनी मनमर्जी तरीके से कर सकता था। तो जब तक वहां पर राजा का शासन रहा, एक तरीके से संसदीय जो है लोकतंत्र की व्यवस्था जब तक स्थापित नहीं हो पाई, तब तक राजा का शासन वहां चलता था, और वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह का दंड जो है किसी भी व्यक्ति को वो दे सकता था। लेकिन जब जो ब्रिटेन में जब संसदीय प्रणाली जब स्थापित हो गई, तो वहां पे एक तरीके से कानून का शासन स्थापित हो गया, संसद जो है जो संविधान का शासन वहां स्थापित हो गया। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका बन गई। तो अब जब न्यायपालिका आ गई, तो न्यायपालिका द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके जन्म के आधार पर, या व्यक्ति के पद के आधार पर, या उसकी संपत्ति के आधार पर भेदभाव ना करते हुए सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय प्रदान किया गया। ठीक है ना। तो एक तरीके से जो विधियों के समक्ष समानता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके मानती हो, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, या उसको किसी कोई विशेष अधिकार मिला हो उसको, या उसके पास कोई संपत्ति हो, या गरीब हो या अमीर हो, ठीक है ना, उनका बिना भेदभाव किए सभी को समान रूप से न्याय वो देता है, मतलब उनको उसको न्याय दे के साथ समान का व्यवहार करेगा, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, उसकी स्थिति को बिना देखे उसके साथ जो है व्यवहार किया जाएगा और उसको समान माना जाएगा। ठीक है ना। आगे हम दोबारा इसमें और चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो विधियों के जो समक्ष जो समता है, वो एक तरीके से नकारात्मक भाव रखता है। ये जो है एक तरीके से नकारात्मक भाव रखता है। नकारात्मक का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत राज्य आपको कुछ देता नहीं है, इसके अंतर्गत राज्य आपको कुछ देता नहीं है, बल्कि आपके खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करेगा। दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूं, राज्य जो है विधि के समक्ष समता के अंतर्गत जो है आपको कुछ देता नहीं है, बल्कि आपके खिलाफ जो भेदभाव जो हो रहा है, चाहे वो आपके जन्म को लेकर हो, या आपकी संपत्ति को लेकर हो, या आपके पद को लेकर हो, या आपको कोई विशेष अधिकार ना मिला हो, उसके आधार पर कोई भेदभाव हो रहा होगा, तो उसको रोकने का प्रयास करेगा। एक अर्थ में जो है ये नकारात्मक अवधारणा है। तो इसके अंतर्गत जो है कानून के, इसमें एक तरीके से जो कानून है, विधि है, उसके समक्ष जो है सभी व्यक्तियों को, चाहे वो निर्धन हो, गरीब हो, चाहे वो अंबानी का बेटा हो या एक साधारण इंसान का बेटा हो, चाहे वो उसको कोई भी विशेष अधिकार मिले हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, जो अलग अलग उनको कुछ जो है छूट दी गई है, लेकिन सभी को जो समाज विधि है, हमारा सामान्य जो कानून है, उसके अंतर्गत समान समझा जाएगा और उनके साथ समान रूप से न्याय किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं आगे विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है ना। तो पहले अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। ये हमने अमेरिका से बोरो किया है। अमेरिका में 1789 में अमेरिका की क्रांति होती है, और पहले तो हम अमेरिका के समाज की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। जो अमेरिका का जो समाज था, वहां एक तरीके से काले और गोरे का भेद था, काले और गोरे का भेद। तो अमेरिका की क्रांति होती है, अमेरिका की क्रांति के बाद
संविधान अपने के बावजूद भी जो वहां के समाज में जो विषमता है, काले और गोरे के आधार पर जो विषमता बनी हुई थी, तो जो है वो एक तरीके से दूर नहीं हुई। और अमेरिका में काले और गोरे के भेद को लेकर एक तरीके गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो गृह युद्ध था वो 1861 से 1865 तक वहां गृह युद्ध चला, और एक तरीके से गृह युद्ध के बाद में वहां पर गृह युद्ध, आपको पता होगा गृह युद्ध जो एक तरीके से दास प्रथा की समाप्ति के बाद ही वो जो है गृह युद्ध वहां पे समाप्त हुआ। 24वां जो संविधान संशोधन जो किया गया था, वहां पर यह प्रावधान किया गया कि समाज में किसी भी व्यक्ति, जो समाज में जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसके साथ में रंग भेद के आधार पर, मतलब किसी भी तरह का चाहे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, या व्यापार करने का अधिकार हो, तो उसके साथ में जो है रंग भेद के, मतलब एक तरीके से जो है भेदभाव नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से जो विधियों का जो समान संरक्षण है वो असमान समाज में असमान लोगों के बीच में स्थापित करने का प्रयास करता है। दोबारा मैं इसको कहूंगा, विधियों का समान संरक्षण असमान समाज में असमान लोग हैं उनके मध्य में समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। अब इस चीज को भारतीय संविधान में अपनाया गया, तो हम इसको भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि भारतीय समाज में भी आप लोग समान समाज है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग, जातियों के लोग हैं, और कुछ ऐसी भी जातियां के लोग हैं जिनको समाज में एक तरीके से उच्च स्थान नहीं मिला है। समाज में अस्पष्टता भी है भारतीय समाज में, और जो है कुछ लोग जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, जनजाति के लोग हो, पिछड़े जाति के लोग हो। तो ये जो विधियों का जो समान संरक्षण है, वो जो भारतीय समाज में जो असमानता है, उन असमानताओं को दूर, समानता को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो अब जो विधियों का जो समान संरक्षण है, एक से वो सकारात्मक अवधारणा है, वो सकारात्मक का भाव रखता है। इसके अंतर्गत सरकार जो है आपको कुछ देने का प्रयास करती है। मतलब सरकार इसके अंतर्गत आपको कुछ देने का प्रयास करती है। वो क्या देने का प्रयास करती है? तो समाज में असमानता जो विद्यमान है उसको कैसे दूर किया जाए, और जो लोग अभी जो समाज में असमानता है उसको कैसे समाप्त किया जाए, तो उसके लिए कुछ प्रावधान करने का सरकार प्रयास करती है। अगर भारत में हम देखें, भारत के संदर्भ में देखें, तो भारत में जातिगत असमानताएं भी विद्यमान है, और सामाजिक स्तर पर लोग जो है पिछड़े हैं। तो जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, या शैक्षणिक स्तर पर हो, या आर्थिक स्तर पर पिछड़े हुए लोग हो, उनको कैसे आगे लाया जाए। समान स्तर पर हैं उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, समान स्तर पर हैं उनके साथ में असमानता का व्यवहार किया जाएगा। तो असमानता, और अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है समानता, किसकी समानता की बात की गई है? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। तो जो विधियों का समान संरक्षण है, वो व्यक्तियों को, भारतीय समाज में जो लोग हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है, और उनके मध्य जो है अवसर और प्रतिष्ठा की समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। अगर इसको हम आगे जाके देखें, तो एक तरीके से ये जो समाज में असमानता विद्यमान है उसको कैसे दूर करेगा? उसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा संरक्षणात्मक जो कुछ कानून बनाए गए, जिनको हम आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 15(3) जो है महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार को कुछ कानून बनाने के लिए या कुछ संरचनात्मक योजनाएं चलाने के लिए उनको सरकार को अनुमति देता है। ऐसे ही आर्टिकल हमारा 15(4) जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग जो हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति को लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान करता है। तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो सरकार को जो है विधियों के समान संरक्षण समाज में प्रदान करने के लिए, कुछ संरचनात्मक उपायों को करने के लिए सरकार को अनुमति देता है। लेकिन अगर हम देखें कि विधियों के समक्ष समानता और विधियों का जो समान संरक्षण है, वो उसके कुछ अपवाद भी हैं। क्योंकि विधियों की समक्ष समानता, जो हमने कहा कि एक तरीके से कुछ लोगों को इसमें छूट प्रदान की गई है। समाज में जो है विधि के समक्ष समानता कहने को तो है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को इससे छूट प्रदान की गई है। वो कैसे प्रदान की गई? अगर देखा जाए विशेष अधिकारों के आधार पर, या एक तरीके से उनके उत्तराधिकारों के उत्तरदायित्व के आधार पर कुछ छूट प्रदान की गई है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे जो है
राज्यपाल जो है, राज्यों के राज्यपालों हैं, उनको इस मामले में कुछ छूट प्रदान की गई है। दूसरा, हमारे संसद सदस्य या विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको भी जो एक तरीके से इस मामले में कुछ जो है छूट प्रदान की गई है। दूसरा, भारत में कुछ राजनयिक काम करते हैं, विदेशों के एम्बेसडर भारत में काम करते हैं, या जो है ये कहें कि भारत के कुछ लोग विदेशों में भी काम करते हैं। तो जो लोग भारत में एज एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं, राजनयिक के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको भी इस अधिकार इसका जो है आर्टिकल से उनको भी एक तरीके से अपवाद स्वरूप छूट प्रदान कर दी गई है। अगर देखा जाए तो भारत में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की या अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी कोई भी व्यक्ति कार्यरत है, तो उनको भी अपवाद स्वरूप इस कानून के तहत जो है एक तरीके से छूट प्रदान की गई है। तो मैं समझता हूँ आर्टिकल जो है विधियों के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधियों का समान संरक्षण आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा रिपीट करूं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर हाँ सर, ये जो विधि की समझ समानता मतलब जो छूट की प्रदान की गई है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जी और जी उपराष्ट्रपति को, तो जी सर जी क्या मतलब ये अनुच्छेद 14 की सर अपवाद ही माने जाएंगे ना? हाँ, ये अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। ये दोनों जो हाँ ये चीजें जो है विधि के जो समक्ष जो समानता है ना, जो समता के अपवाद हैं, ये इनको अपवाद स्वरूप जो है वो छूट प्रदान की गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति को भी मान लो अगर उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है, लेकिन जो है गवर्नर तो वो जो सामान्य जो कानून है उसके अंतर्गत ही होगा, लेकिन उनको कुछ छूटें प्रदान की गई हैं। जैसे कि ये हम कह सकते हैं कि उसके जो न्यायपाल जो राष्ट्रपति है, जो हमारा जो राज्यपाल है, अगर वो अपनी पद की अवधि पे है, अगर वो राष्ट्रपति अपने पद पर बना हुआ है, तो उसको जो है ना तो उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है और ना ही उसको किसी न्यायालय में उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई प्रारंभ की जा सके जब तक वो अपने पद पे बना हुआ है। ठीक है ना? सर ऐसे ही जब तक सर उसका कार्यकाल मतलब जारी है तब तक उससे सर हाँ, जब दंडित तक नहीं कार्यकाल किया जा उसका जारी है, सकता। हाँ बिल्कुल, हाँ जब तक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अगर जो है अपने वो पद पर है कार्यकाल के दौरान, ना तो उसके खिलाफ जो है किसी न्यायालय में कोई दंडादेश या दंड की जो है उसके खिलाफ या एक तरीके से कोई जवाबदेही तय नहीं की जा सकती, उसके खिलाफ जो है कोई दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है ना? या अगर अपने जो कार्यकाल अगर व्यक्तिगत समर्थ से कोई कार्य करता है तो हाँ उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अगर वो अपने पद पे नहीं है या पद से उससे पहले है तो 2 महीने की जो है सूचना के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे अपवाद जो हमारे संविधान में रखे गए हैं अनुच्छेद 14 में, समता के जो विधि की समक्ष जो समता है या समानता की जो समता, इक्वलिटी की हम बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, उसमें कुछ अपवाद इसमें रखे गए हैं। और किसी को कोई समस्या? तो अब हमने समझा कि आर्टिकल 14 जो है अपने आप में एक तरीके से आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 के लिए एक बेस का काम करता है। अगर आपने आर्टिकल 14 आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 और जो एक तरीके से 18 जो है वो समझने में आपको आसानी होगी। अब आर्टिकल हम 15 समझते हैं। तो आर्टिकल हमारा 15 ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ कर रहा हूँ। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ 5 प्रकार से भेदभाव ना किए जाने का उल्लेख किया गया है। राज्य किसी नागरिक का मतलब ये हो गया तो भारत में जिनको नागरिकता, हाँ अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है ये तो। नहीं 15 में ये सर आर्टिकल मेरे पास 15 साहित्य की बुक है उसमें 16 में दिया हुआ है ये सब। गलत है वो आर्टिकल 15 क्या कहता है? 15 में दिया हुआ है, 15 में इसमें दिया हुआ है, संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि सार्वजनिक स्थानों, तालाबों, नहरों, पार्कों आज सभी का नागरिक बिना किसी भेदभाव के उपयोग करने के समान अधिकार है। हाँ वो जो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 बात कर रही हैं आप। मैं आर्टिकल 15 की क्लॉज 1 की बात कर रहा हूँ।
ठीक है ना। जो आर्टिकल 15(1) और 15(2) है, वो एक तरीके से काफी मतलब एक इस बड़े लेवल पर जो है जो एक तरीके से विभेद का निषेध करता है, विभेद को दूर करने की बात करता है। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर जो है राज्य जो है नागरिकों के मध्य जो है भेद नहीं करेगा। राज्य जो है नागरिकों के मध्य भेद नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 के आधार पर हमारा जो संविधान है, राज्य जो है नागरिकों के मध्य 5 के आधार पर विभेद को निषेध करता है, मतलब वो विभेद करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन इसमें भाषा के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर भेद किया जा सकता है। 2 चीज आप इसमें समझिए, 5 चीजें तो के आधार पर तो विभेद किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर भाषा के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। दूसरा, ये जो एक तरीके से आर्टिकल हमारा जो 15, अब हम 15(2) की बात करते हैं। 15(2) जो भी आप बात कर रहे हैं वो ये कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में प्रवेश या जो है राज्य की जो निधि से पोषित और साधारण जनता के उपयोग के लिए जो कुएं, तालाब और जो स्नान घाट बनाए जाएंगे या सड़क या सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से जो है वो वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय समाज में जो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, और ये कहें कि भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता की भावना विद्यमान थी, लोगों के जो है कुछ अनुसूचित जातियां, जनजातियां तो या कुछ अस्पृश्य लोगों को एक तरीके से उनके बीच में जो है उच्च वर्ग के लोगों द्वारा, या ये कहें कि सामान्य जो भारतीय समाज में जो छुआछूत की भावना थी, कुछ लोगों को अछूत समझा जाता था, तो उसका निषेध किया गया है। लेकिन उसके लिए अलग से एक आर्टिकल भी बनाया गया। आर्टिकल 17 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि अस्पृश्यता का निषेध किया जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत आर्टिकल 15(2) से ही हो जाती है कि यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि किसी भी नागरिक के साथ में केवल उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल जन्म स्थान के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या किसी भी आधार पर उसको जो एक तरीके से दुकानों या सार्वजनिक स्थलों या राज्य निधि से जो पोषित, चाहे वो सड़क हो या तालाब हो या अन्य जो सामाजिक जो समागम के स्थल होते हैं, उनमें उसको प्रवेश जो है उसको निषेध जो है उसको जो एक तरीके से उसका निषेध नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। उसको उनमें सम्मिलित होने से नहीं रोका जाएगा। तो आर्टिकल 15(1) और 15(2) जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरीके से भारतीय समाज में जो एक तरीके से जो विभेद विद्यमान था या समाज में जो अस्पृश्यता की भावना जो विद्यमान थी उसका निषेध करता है। आर्टिकल 16 जो क्या कहता है कि आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, क्योंकि आर्टिकल अभी हमने 14 में देखा था विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात जो थी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हम वहां कर रहे थे। तो मैंने वहां एक संरचनात्मक भेदभाव की बात बताई थी कि राज्य ऐसे नागरिक जो भारतीय समाज में ऐसे नागरिक हैं जो समाज की जो मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो राज्य जो है उनको व्यक्तियों को समान लाने के लिए, मतलब जो व्यक्ति जो समानता के स्तर पर नहीं प्राप्त कर सके हैं उनको समान लाने के लिए राज्य जो है कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। तो आर्टिकल हमारा 15(3) ये कहता है कि राज्य जो है वो महिलाओं और जो है बालकों के लिए, मतलब स्त्रियों और जो है बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तो विशेष प्रावधान का मतलब आप ये समझिए कि जो हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के संबंध में या बच्चों के संबंध में जो कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध या उनके विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है, महिलाओं के कल्याण के लिए या राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया है, महिलाओं को जो मैटरनिटी जो रिलीफ जो उनको रिलीफ दिया जाता है, जो उनकी तरीके से विशेष प्रसूति जो उनको अवकाश दिया जाता है, तो एक तरीके से कुछ जो विशेष उपबंध जो है राज्य सरकार कर सकती है। तो राज्य सरकार आर्टिकल 15(3) के तहत ये प्रावधान करती है कि महिलाओं और बच्चों, क्योंकि जो समाज के ऐसे लोग हैं, महिलाएं भी समाज में एक तरीके से उनको भी समाज में द्विआयामी दर्जे का नागरिक माना गया है, क्योंकि भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक समाज है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं
को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए बच्चों के जो है एक तरीके से उनके विकास के लिए सरकार जो है कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। ऐसे ही अब हम आते हैं आर्टिकल 15(4), क्योंकि आर्टिकल 14 को आप लोग अच्छी तरह से समझ सके हैं, विधियों के समक्ष जो है संरक्षण को आप समझ चुके हैं, तो आर्टिकल 15(4) भी जो है जो भारतीय समाज में एक तरीके से उसी ही को स्थापित करने का प्रयास करता है। आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि राज्य जो है हमारा राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो है नागरिक हैं या उनका किन्हीं वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति भी शामिल है, और उनके लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है, उनकी उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। आर्टिकल 15(4) को हम दोबारा समझेंगे। आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। क्योंकि भारतीय समाज में अगर हम आरक्षण की बात करें तो जो आरक्षण जो व्यवस्था की गई थी वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ऐसे लोग जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान जो किया गया। तो अगर हम ये कहें कि शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया, सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उनमें आरक्षण का जो व्यवस्था जो की गई है वो आर्टिकल 15(4) के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस आर्टिकल में अनुच्छेद में आरक्षण शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। आरक्षण शब्द का उल्लेख जो है अलग आर्टिकल में किया गया, वो आर्टिकल 16 में किया गया, वो उसको मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा। आर्टिकल 15 द्वारा मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 15 जो है वो 14 से ही लिंक है एक तरीके से, और 4 स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि राज्य जो है समाज के ऐसे लोग जो है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, तो उन्हें वर्गों की उन्नति के लिए जो है राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। तो इसी के को ध्यान में रखते हुए तो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, जो राज्य का उल्लेख किया है, उनके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में जो राजकीय शैक्षणिक संस्थान है, जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित जो संस्थान है, उनमें जो है शिक्षा, उनमें एक तरीके से जो है आरक्षण का प्रावधान, इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब चूंकि राज्य द्वारा जो है शैक्षणिक संस्थान जो एक तरीके से राज्य की जो शैक्षणिक संस्थान है, राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान तो कर दिया गया। लेकिन क्योंकि राज्य के स्तर पर देखा जाए तो जो है जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान एक सीमित है और भारत में प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान ज्यादा है, तो राज्य सरकार द्वारा एक नया आर्टिकल इसके अंतर्गत जो है जोड़ा गया। आर्टिकल हमारा जो है 15(5), आर्टिकल 15(5) जो है वो निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 15(4) जो है एक तरीके से हमारा जो सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जो है आरक्षण का प्रावधान करता है, और आर्टिकल हमारा 15(5) निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल हमारा जो संविधान संशोधन अधिनियम जो है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा निजी शैक्षणिक संस्थानों में या ये कहें कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो अनुच्छेद 30 में जिनका उल्लेख किया गया है, जो अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान है उनको छोड़ते हुए, और ऐसे निजी संस्थान है उनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप लोगों ने आज हम लोगों ने देखा कि 2 आर्टिकल हम लोगों ने समझे, आर्टिकल 14 समझा और आर्टिकल 15 समझा। तो आर्टिकल जो 14 है उसमें जो व्यवस्था सरकार जो राज्य के द्वारा जो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, उनको भारतीय नागरिक या जिनको भारत में अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको वो मौलिक अधिकार कैसे प्रदान किए जाएं और समाज में एक विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण की व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए, और समाज में ऐसे लोग जो है एक तरीके से समाज में समता इक्विटी की स्थापना कैसे की जाए, उसका प्रावधान जो है आर्टिकल 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल जो है 14, 15, 16 जो है 14, 15, 16 और 17 और एक तरीके से 18 जो है एक तरीके से जुड़े हुए हैं और समाज में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान जो है विधियों के जो है का समान संरक्षण को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास हम लोग यही करते हैं, कल हम आर्टिकल 16 से शुरू करेंगे।
अगर किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर हाँ जी। सर 93वां संविधान संशोधन जो 2005 वाला है, फिर सर वो पारित जी। हुआ था 2006 में। हाँ हाँ। तो हम क्वेश्चन आएगा तो हम उसे क्या लिखेंगे? नहीं, अधिनियम एक्चुअली दो चीजें होती हैं। अधिनियम कब लाया गया, जब अधिनियम लाया जाता है ना तो डेट वही मानी जाती है उसकी, जैसे संविधान संशोधन अधिनियम 1905, ठीक है ना। लेकिन वो लागू करने की डेट जो उसकी होती है वो अलग होती है। तो 20/1/2006 से वो प्रभावी हुआ था, समझ रही हैं आपको? तो अधिनियम तो वो 2005 ही माना जाएगा, संविधान संशोधन वर्ष तो उसका 2005 ही माना जाएगा, लेकिन वो लागू कब हुआ वो मायने नहीं रखता है। अगर लागू करने की डेट आप लिखना चाह रही हैं तो 20 जनवरी 2006 से उसको लागू किया गया। ओके सर। ठीक है ना, और कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ जी सर आर्टिकल 15(5) तो ये कहता है ना उच्च शिक्षण संस्थानों में SC/ST को आरक्षण। हाँ। या फिर वो बोलता है कि कोई भी वो जो है निजी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण है, आरक्षण का प्रावधान है। नहीं, एक्चुअली इसके अंतर्गत ये रखा गया है कि निजी उच्च, एक्चुअली उच्च की तो बात ही नहीं आ रही इसमें सर क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, ये जो अमेंडमेंट हुआ 93rd अमेंडमेंट, इससे पहले ये होता था कि जो IIT IIMs वगैरह होते हैं इनमें जो है ये SC/ST का आरक्षण नहीं था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इन लोगों का भी आरक्षण, मतलब इनमें IIT और IIMs वगैरह जो है, मतलब उच्च शिक्षक संस्थान जो है, इनमें इनका आरक्षण होने लगा। तो ये 15(5) ये कहता है ना कि उच्च शिक्षण संस्थानों में SC और ST को आरक्षण दिया जाएगा। नहीं, उच्च की तो उसमें कोई बात ही नहीं है। आर्टिकल 15 आप अगर 15(5) आप पढ़ेंगे तो वो जो है वो जो एक तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों की बात नहीं करता, वो निजी शिक्षण संस्थानों की बात करता है। अच्छा। हाँ, वो निजी शिक्षण संस्थानों में उच्च की नहीं बात करता, वो निजी शिक्षण संस्थानों की बात करता है। प्राइवेट शिक्षण संस्थान में चाहे वो राज्य से सहायता ले रही हो या ना ले रही हो, उनमें आरक्षण का प्रावधान है। सर 15(4) में भी तो सर यही बात है फिर। हाँ, 15(4) में जो व्यवस्था जो की गई है वो एक तरीके से व्यवस्था जो की गई है वो सरकारी के लिए थी। पहले जो सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित जो संस्थाएं थी उनमें थी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि भारत में एक तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है वो सरकार के पास कम है और निजी क्षेत्रों के पास ज्यादा है, तो सरकार द्वारा एक अलग से उसमें क्लॉज ये जोड़ दिया गया कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी जो राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको भी जो है आरक्षण इसके अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक तरीके से उन जो संस्थाएं जो आर्टिकल जो 30 की हम लोग बात करेंगे, जो अल्पसंख्यक जो संस्थान है, और उनको जो है इससे बाहर रखा गया है। और कोई कंफ्यूजन? सर आपने जो ये बताया था संविधान संशोधन माना जाएगा या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा था ना, तो सर एक बार उसे रिपीट कर दीजिए जो आपने पंजाब वाला केस वो बताया था। हाँ, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि आर्टिकल 15(3) में विधि का उल्लेख किया गया कि किन किन शब्द, मतलब किस किस को विधि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो प्रश्न ये उठा कि जो संविधान जो संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है आर्टिकल 368 के तहत, वो जो है आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत विधि मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो जब अब ये मामला जो है सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो विधि शब्द का जो उसने उल्लेख किया, उसने ये कहा कि जो संविधान संशोधन जो विधि है
वो मतलब एक तरीके से वो जो विधायी शक्ति जो है आर्टिकल 245 के अंतर्गत जिसका उल्लेख किया गया है विधानमंडल की साधारण विधायी शक्ति के प्रयोग से, ना कि संविधान जो है एक तरीके से संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मोटे मोटे अर्थों में ये कहा कि ये संविधान इसके अंतर्गत विधि जो है वो संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, और जो हमारी संसद है वो धाराओं में संशोधन कर सकती है। मोटा मोटा ये हो गया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि जो हमारी जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर यही मामला एक तरीके से दोबारा कोर्ट में आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के राज्य में, तो उसमें भी कोर्ट द्वारा यही कहा गया कि मतलब उसमें भी एक तरीके से जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में ये कहा कि संशोधन वो कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, क्योंकि इसके बीच में आप पृष्ठभूमि समझिए कि ये हो क्या रहा, एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि जब भारत जब स्वतंत्र हुआ था, इसके पीछे का इतिहास थोड़ा मैं बता दूं आपको समझ में आ जाएगा। जब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में एक तरीके से एक ही पार्टी की सरकार, ठीक है ना। अगर ये तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब तक केंद्र में राज्य कांग्रेस की सरकार रही और राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही, तो मतलब राज्यों के मध्य और केंद्र सरकार के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के बाद में या 1967 के बाद में एक तरीके से जो केंद्र स्तर पर और जो राज्य स्तर पर हम देखें तो राज्य स्तर पर सरकारें बदलना चेंज हो जाती है। मतलब कांग्रेस की सरकार की जगह अन्य जो क्षेत्रीय दल थे उनकी सरकारें एक तरीके से वहां पर अपनी सरकार उन राज्यों में अपनी सरकार बनाना शुरू कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि केंद्र और राज्य के मध्य में एक तरीके से एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और मूल अधिकारों को लेकर और संविधान में बहुत सारे ऐसे क्लॉज है जिनको लेकर केंद्र और राज्य के मध्य में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो 1970 के दशक में, जिसमें हम देखें उस समय इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, तो इंदिरा गांधी द्वारा एक तरीके से आप देखते हैं कि जब भारत की आयरन लेडी इनको कहा जाता है, तो उनके द्वारा इतने सारे संशोधन किए गए और एक तरीके से सरकार को या ये कहें कि संसद को उन्होंने सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया। जबकि हमारी जो राज्य व्यवस्था है, एक तरीके से संविधान में यही माना गया है कि संविधान सर्वोच्च है, और संविधान जो है वो शक्ति और सारी जो शक्तियों का स्रोत वो संविधान है, और सारी जो संस्थाएं हैं वो अपनी शक्ति किससे प्राप्त करती हैं, संविधान से प्राप्त करती हैं। तो जैसे ब्रिटेन में जो वहां की संसद सर्वोच्च है, तो इंदिरा गांधी द्वारा ये प्रयास किया गया कि संसद जो सर्वोच्च बन जाए और जो कानून जो जितने भी लागू किए जाएंगे वो संसद द्वारा लागू किए जाए, ना कि एक तरीके से संविधान को उनके द्वारा एक तरीके से संविधान में परिवर्तन करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया, और संविधान जो है उनके हाथ की एक तरीके से कठपुतली बन गया, ठीक है ना। तो अब जब कठपुतली बन जाएगा और उनके द्वारा मनमाने संशोधन किए जाएंगे, तो लोगों के जो नागरिक अधिकार हैं उनमें भी एक तरीके से उनका भी उल्लंघन होना शुरू हो जाएगा। तो यही विवाद ये आया कि क्या संसद धीरे धीरे इतनी सर्वोच्च होती जा रही है और वो संविधान में अपनी मनमर्जी से संशोधन कर रही है, क्या वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है? तो ये बात सबसे पहले आ गई। लेकिन गोलकनाथ और उसके बाद अगर देखा जाए तो क्योंकि धीरे धीरे करके अगर 1967 और 70 के बाद हम लोग देखते हैं कि जो एक तरीके से हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय थी वो भी धीरे धीरे एक तरीके से शक्ति प्राप्त करने लगती है। 1970 के बाद में देखा जाए तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय, जो न्याय प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय, वो भी धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करने लगती है। और जो कि भारतीय जो संविधान का आर्टिकल 32 है और आर्टिकल जो 13 है जिसमें हमने जो है पढ़ा है जो है उसमें जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मूल अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकारों के प्रहरी के रूप में या उसके संरक्षक के रूप में सामने आती है। तो उसके द्वारा ये गोलकनाथ बनाम पंजाब के राज्य में ये निर्णय दिया जाता है कि जो संविधान संशोधन जो विधि है, जिसको आर्टिकल 13 में जो विधि माना गया है, वो संविधान संशोधन की वो उसके अंतर्गत विधि है, और जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी और वो एक तरीके से वो अपनी मर्जी से एक तरीके से शासन चलाने का प्रयास कर रही थी और जो संसद थी उसको सर्वोच्च बनाने का प्रयास कर रही थी, तो उनके द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया था, तो उस निर्णय को बदलने के लिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किया गया,
और उनके द्वारा जो संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत जो 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 प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, उसको आर्टिकल 13 से उनके द्वारा बाहर कर दिया गया। लेकिन चूंकि हमारी जो संसद वो एक तरीके से मूल अधिकारों को पहले बनाया गया है, और ऐसे ही अन्य राज्य की सरकारें भी ऐसा कर रही थी। तो मैंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस बताया, जिसमें जो राज्य सरकारें जो थी उसके द्वारा आर्टिकल 26 का उल्लंघन करते हुए जो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार जो है दिया गया है, उसके द्वारा उसका उल्लंघन करते हुए जो मठ था, वहां का केरल का मठ था, उसके प्रबंधन का अधिकार जो है वहां की केरल की सरकार द्वारा एक तरीके से लेने का प्रयास किया गया। तो उनके द्वारा एक तरीके से जो है केशवानंद भारती द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी पीठ जो थी वो इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बैठी। तो 13 न्यायाधीशों की अब तक भारतीय संविधान की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, जिसमें 7-6 से निर्णय ये दिया गया कि संसद को जो है मूल अधिकारों में संशोधन करने का तो अधिकार है, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो जो संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब मौलिक ढांचे में संशोधन किए बिना संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो एक तरीके से केशवानंद भारती बनाम राज्य में भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे का जो है उल्लेख किया गया। समझ में आया है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास